हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन इकोनॉमिक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों की। कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों की चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके महत्व की। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। आज भी भारतीय कृषि भारत के सकल रोजगार का आधा, कुल कार्यबल का जो है कितना 54.6%, जो कि जनसंख्या 2011 में क्या है, सकल मूल्यवर्धन में लगभग कितना 19% तथा वर्ष 2021-22 में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लगभग कितना जो ये 16.3%, आयात में लगभग जो कितना है 4.44% तथा निर्यात में लगभग जो 11.9% का योगदान करती है। यह देश की अधिकांश जनसंख्या की क्या है, आश्रय स्थली मानी जाती है। क्या भारतीय कृषि जो है भारत में अधिकांश जनसंख्या की आश्रय स्थली मानी जाती है। भारतीय कृषि की विशेषताएं। भारतीय कृषि अभी भी जो है काफ़ी पिछड़ी है। आज भी किसान क्या है, अवैज्ञानिक विधि से कृषि कर रहे हैं। भारत में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता, उत्पादन प्रति हेक्टेयर जो है काफ़ी कम है। भारत में कृषि में बड़ी मात्रा में क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, जो किसानों में गरीबी के प्रमुख कारणों में से एक है। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है भारत में कृषि में, यही कारण है कि मुख्य कारण है कि भारत के किसान जो हैं गरीब हैं। आज भी भारतीय कृषि में अनिश्चितता व्याप्त है, जिस कारण मौसम अच्छा होने पर फसल अच्छी होती है, जबकि मौसम के प्रतिकूल होने पर क्या होता है, फसल भी खराब हो जाती है। और छोटी जोतें भी भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता हैं। भारत में जो ये कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो ये छोटी जोतें भी जो हैं भारत में कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं। सकल जोतों का जो है 68.45% सीमांत हेक्टेयर जो है 1 हेक्टेयर से कम है, तथा कितने 17.62% जो है वो है 1 से 2 हेक्टेयर की जो है, जिन्हें लघु जोतें कहते हैं। इस तरह लगभग जो है कितना 86.07% क्या है, ये जोतें 2 हेक्टेयर से कम की हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भारत में जोतों के विवरण की, और जो कृषि जनगणना कितनी 2015 और 16 की थी। तो इसमें सीमांत जोत जो थे, तो ये 0 से 1 हेक्टेयर वाले जो थे, ये कितने थे, ये थे 68.45%। और लघु जोतें कि 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में जो आती हैं, वो थी 17.62%। और मध्यम जोतें जो थी, जो कि 2 से 10 हेक्टेयर के बीच में आती हैं, और तो जो 2 से 10 हेक्टेयर के बीच की है वो 13.35% थी। और बृहद जोतें जो 10 हेक्टेयर से अधिक की थी, उनका जो है यहाँ पर परसेंट था कितना, सबसे कम 0.57% ही थी बृहद जोतें। देखते हैं भारत में भूमि सुधार। स्वतंत्रता के बाद भूमि बंदोबस्त व्यवस्था को सुधारने तथा किसानों के हितों को संरक्षित करने एवं उन्हें जो है कृषि हेतु प्रेरित करने के लिए क्या हुआ, एक अधिनियम बनाया गया था। अधिनियम बनाकर भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए गए थे। इसके उद्देश्य है ऐसे भू संबंध विकसित करना जहाँ खेती करने वाले ही क्या वास्तविक मालिक हों। ऐसे भू संबंध यहाँ पर इसका उद्देश्य था विकसित करना कि जहाँ पर जो है खेती करने वाले ही क्या हों, वास्तविक मालिक हों अपनी भूमि के। भू व्यवस्था में समस्त बाधाओं को दूर करना, जिससे कि है शोषण रोक सके, जिससे कि किसानों का जो है शोषण ना हो, क्योंकि ब्रिटिश जमाने में क्या था, किसानों का अत्यधिक शोषण किया जाता था। देखते हैं इसके कार्य। मध्यस्थों का उन्मूलन। इसके तहत जमींदारी या उस जैसी सभी व्यवस्थाओं को जो है समाप्त कर दिया गया था, तब भूमि के संबंध में किसानों का सीधे सरकार से संपर्क हुआ। इसमें जो ये जमींदारी व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया था। काश्तकारी सुधार। इसके अंतर्गत लगान का नियमन किया गया, काश्त अधिकारों को संरक्षित किया गया तथा काश्तकारों को भूमि का मालिकाना हक दिलाया गया था।
कृषि का पुनर्गठन, इसके अंतर्गत कृषि भूमि का पुनर्वितरण किया गया, अधिकतम भूधारकता का निर्धारण कर अतिरिक्त भूमि जो है भूमिहीनों में बांट दी गई थी। अतिरिक्त चकबंदी के माध्यम से छोटे छोटे चकों को मिलाकर बड़े चक बनाए गए, जिससे उन पर वैज्ञानिक कृषि की जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो सरकारी कृषि को भी प्रोत्साहित किया गया। छोटे चकों को जो थे क्या, उन्हें मिलाकर बड़े चक बनाए गए, जिससे कि जो है उन पर वैज्ञानिक तरीके से कृषि की जा सके और अच्छा उत्पादन लिया जा सके। अब देखते हैं हरित क्रांति। फिर भारत में आई हरित क्रांति। हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में जो है तीव्र वृद्धि लाकर भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में क्या आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनेक कार्यक्रमों का एक समुच्चय था। ये यूएसए वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग, इन्हें विश्व में वैज्ञानिक जो थी ये नॉर्मन बोरलॉग, इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ने क्या किया, बीजों पर अनुसंधान कर अधिक उत्पादकता वाले बीजों की खोज की, जो कि इन्होंने बीजों पर अनुसंधान किया और ऐसे बीजों की खोज की जो कि अधिक उत्पादन दे सके। इन बीजों को उचित सुविधाएं एवं संरक्षण मिलने पर इनसे काफी मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जा सकता था। इसी कारण बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं और बोरलॉग को माना जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक। स्वामीनाथन ने क्या किया था, मैक्सिको की पद्धति को भारत में ही अपनाने पर बल दिया तथा भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी। हरित क्रांति एक पैकेज कार्यक्रम था। इसके अंतर्गत उच्च उत्पादकता वाले बीजों को उर्वरक एवं सिंचाई के माध्यम से पोषण दिया गया तथा कीटनाशकों के माध्यम से इसे संरक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त कृषि को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने हेतु कृषि में क्या हुआ, मशीनीकरण को बढ़ावा दिया गया। इसमें प्रायोगिक तौर पर वर्ष जो है 1960 और 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत इसे अपनाया गया और वर्ष 1966 से 67 से इसे पूरे देश में लागू किया गया। और द्वितीय हरित क्रांति में फसलों के दायरे तथा क्षेत्रों में वृद्धि के साथ साथ कृषि पद्धति को संपोषणीय बनाने हेतु कार्बनिक कृषि को अपनाने पर जोर दिया गया। इसमें पूर्वी उत्तर भारत सहित अनेक ऐसे क्षेत्रों पर फोकस किया गया जहाँ क्या थी संभाव्यता, परंतु हरित क्रांति सफल नहीं हो पाई थी। हरित क्रांति जो है ऐसे क्षेत्रों में सफल नहीं हो पाई थी। इसमें दलहन जैसी फसलों के उत्पादन पर भी फोकस किया गया। इसमें जो ये दलहन से संबंधित फसलें थी उनके उत्पादन पर फोकस किया गया। देखते हैं कृषि वित्त। कृषि वित्त की आवश्यकता अलग अलग समस्याओं के लिए होती है। अल्प अवधि में कृषि आगतों के लिए अल्पावधि ऋण जो है ये 15 माह से कम का है, ये मशीनें आदि खरीदने हेतु होती है। मध्यावधि ऋण ये 15 माह से 5 वर्षों हेतु होता है तथा यह भूमि स्थायी सुधार करने में, बड़ा निवेश करने आदि जैसी जरूरतों के लिए 5 वर्ष से अधिक के लिए क्या होता है, दीर्घावधि ऋणों की आवश्यकता होती है। अब बात करेंगे कृषि वित्त के स्रोतों की। कृषि वित्त के स्रोत पहले देखेंगे संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोत में कृषि वित्त की सर्वोच्च संस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में की गई थी। यह प्रत्यक्ष तौर पर ऋण न देकर कृषि ऋण देने वाली संस्थाओं का क्या है, विनियमन करती है। यह प्रत्यक्ष तौर पर जो है किसानों को ऋण नहीं देती है, लेकिन ऋण देने वाली क्या है, संस्थाओं का विनियमन करती है। अब बात करेंगे गैर संस्थागत स्रोतों की। देखते हैं गैर संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत स्रोत ये महाजन, साहूकार मित्र, संबंधी जमींदार, व्यापारी आदि जो ये स्वतंत्रता के समय इनकी भूमिका जो है काफी अधिक थी। कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी तथा सरकार आते हैं। नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वर्ष 2022 में कृषि वित्त में सर्वाधिक लक्षित योगदान वाणिज्यिक बैंकों जो कि 73% का है। इसके बाद सहकारी बैंकों का जो 14% तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो कि कितना 13% का स्थान है। नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में कुल कृषि ऋण में सावधि ऋण का हिस्सा कितना है, जो 40.2% रहा, जिसमें व्यापारिक बैंकों की हिस्सेदारी कितनी रही, 49.2% रही, सहकारी बैंकों की 7.3% रही तथा जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे इनकी हिस्सेदारी 18.4% रही। देखते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो है तो ये 1975 में हुई थी, शुरू हो गई थी। इन बैंकों में 50% पूंजी केंद्र सरकार की थी और 35% पूंजी किसी वाणिज्यिक बैंकों की थी तथा 15% जो है पूंजी संबंधित राज्य सरकारों की लगी होती थी। यह ग्रामीण वित्त हेतु समर्पित संस्थान थे। कौन? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सहकारी बैंक जो थे तो ये बैंक 3 स्तरीय होते थे। राज्य स्तरीय, जिन्हें राज्य सहकारी बैंक कहा जाता है। जिला स्तरीय, ये केंद्रीय सहकारी बैंक होते थे। और स्थानीय स्तर पर जो होते थे तो ये प्राथमिक सहकारी शाख संगठन कहलाते थे। राज्य सरकारी बैंक उपभोक्ताओं से सीधे जुड़े नहीं होते थे, बल्कि यह शेष दोनों स्तरों के बैंकों का विनियमन करते थे और इनका पुनर्वित्त पोषण करते थे। देखते हैं कृषि एवं खाद्य प्रबंधन 2022-23 आर्थिक सर्वेक्षण। विगत जो है कई वर्षों में किया हुआ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का प्रदर्शन उत्साहजनक रहा है, जो कि फसल और पशुधन उत्पादकता में वृद्धि, मूल्य समर्थन के माध्यम से किसानों को रिटर्न की जो है निश्चितता सुनिश्चित करना और फसल को बढ़ावा देना, कृषि अवसंरचना के माध्यम से कृषि उत्पादक संगठनों की स्थापना करना और बुनियादी सुविधाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए दी गई प्रेरणा के माध्यम से विविधीकरण, बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार करना सरकार द्वारा ये किए गए उपायों से हुआ है। कृषि और संबद्ध गतिविधि क्षेत्र ने क्या किया? खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके देश की समग्र प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विगत 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। भारतीय कृषि क्षेत्र जो है तो ये पिछले 6 वर्षों से क्या है 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। वर्ष 2020 से 2021 में 3.3% की तुलना में 2021 से 2022 में इसमें 3.0% की जो है वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में भारत में भी तेजी से कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातों के रूप में उभरा है और विगत वर्षों की तुलना में 2020-21 में भारत से कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में कितना 18% बढ़ा है। वर्ष 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात जो कितना था 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद सरकार द्वारा क्या हुआ? सरकार द्वारा किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और मशीनीकरण के लिए दिए गए समर्थन और कृषि अवसंरचना कोष के निर्माण के माध्यम से कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए किए गए उपायों के लिए उत्साहजनक कार्य निष्पादन अवधि को श्रेय दिया जाता है। इस प्रकार क्या हुआ? इस प्रकार देश की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने के लिए अन्य देशों को कोविड-19 महामारी के दौरान उनको हुए नुकसान के लिए आवश्यक और अनिवार्य सहायता प्रदान की गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम किसान के माध्यम से किसानों की आय में सहायता देने और संबंध गतिविधियों को बढ़ावा देने से किसानों की आय के स्रोतों में विविधता आई, जिसमें मौसम से हुए नुकसान के प्रति उनकी सहनशीलता में जो है सुधार हुआ। कोविड-19 के जो महामारी के बावजूद कृषि और संबंध क्षेत्रों में कुछ लोचदार वृद्धि हुई। जो इनका डाटा यहाँ पर इस प्रकार है, देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, इनका डाटा जो है यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिया गया है। इसकी PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई जाएगी, तो वहाँ से जो है आप लोग इसको समझ सकेंगे। देखते हैं नेक्स्ट, किसानों की आय को क्या हुआ? किसानों की आय को दोगुना करने संबंधी सरकार के हस्तक्षेप समिति की सिफारिशों के अनुरूप रहे, जिसने फसल और पशुधन उत्पादकता में सुधार, उच्च मूल्य वाली फसलों का विविधीकरण, बेहतर संसाधन दक्षता, संवर्धित फसल उत्पादकता, किसानों को मिलने वाली वास्तविक कीमतों में सुधार तथा विकास के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इसे कृषि से गैर कृषि व्यवसायों में स्थानांतरित कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पर कृषि में निजी निवेश को बढ़ावा देना। कृषि में जो है ये निजी निवेश को बढ़ावा दिया गया। ये सार्वजनिक निवेश, यहाँ पर जो ये निजी निवेश है, ये निजी निवेश है और ये जो है सार्वजनिक निवेश। तो यहाँ पर ये ईयर वाइज दिया हुआ है। इनका परसेंट जो है कुछ इस प्रकार यहाँ पर रहा था।
देखते हैं अब खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन। खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन वर्ष 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न और तिलहन का उत्पादन वर्ष दर वर्ष क्या है, बढ़ रहा है। तिलहन का उत्पादन जो है तो वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है। दालों का उत्पादन भी विगत 5 वर्षों के औसत उत्पादन से 23.8 मिलियन टन से उल्लेखनीय रूप से अधिक रहा है। हालांकि जैसा कि पहले संकेत में दिया गया है कि बदलती जलवायु और कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। बदलती जलवायु जो है तो ये कृषि पर क्या है, प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। वर्ष 2022 में क्या हुआ, वर्ष 2022 में गेहूं की कटाई के मौसम के दौरान शुरुआती गर्मी का प्रभाव देखा गया, जिससे इसके उत्पादन पर क्या हुआ, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस वर्ष मानसून में देरी और कम वर्षा के कारण खरीफ मौसम में भी धान की जो है खेती के बुआई क्षेत्र में गिरावट देखी गई। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 में केवल खरीफ के अनुसार धान का क्षेत्र 2021-22 खरीफ सीजन के दौरान जो है 411.2 लाख हेक्टेयर बोए गए क्षेत्र से लगभग कितना 3.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है ये कम था। इसके अलावा चालू रबी सीजन में रबी धान की बुआई में पिछले साल की तुलना में 6.60 लाख हेक्टेयर का विस्तार किया गया। क्रॉप वेदर व ग्रुप जो है 12 जनवरी 2023 के अनुसार ये खरीफ धान की बुआई के क्षेत्र में गिरावट के बावजूद क्या हुआ, 2022-23 के दौरान खरीफ चावल का कुल उत्पादन जो है 104.9 मिलियन टन अनुमानित था, जो पिछले 5 वर्षों 2016-17 से लेकर 2020-21 की औसत खरीफ चावल उत्पादन से कितना था, 100.5 मिलियन टन से अधिक था। यहाँ पर हम ग्राफ की जो है हेल्प से भी समझ सकते हैं। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि जो है तो ये मिलियन टन में है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसमें जो है क्या ये दालें हैं, दालों का उत्पादन का यहाँ पर डाटा दिया हुआ है और ये ऑयल सीड का डाटा दिया हुआ है। ये जो है यहाँ पर इसका कुल उत्पादन का डाटा दिया गया है। तो यहाँ पर जो है ये खाद्यान्न उत्पादन में ये 50 से बढ़कर कितना 100 हुआ, फिर 100 से बढ़कर जो है कितना हो गया, ये कुल खाद्यान्न उत्पादन है मिलियन टन में। और यहाँ पर जो दालें और तिलहन मिलियन टन में दी हुई है, तो ये इस प्रकार ये 5 से बढ़ के 10 हुआ, 10 से फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 25 हुआ और फिर 30 हुआ, फिर 35 हुआ। तो यहाँ पर जो है कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन में पूछ देता है कि किस वर्ष जो है सबसे ज़्यादा बढ़ा या घटा, तो इस प्रकार से जो है कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है। देखते हैं नेक्स्ट, उत्पादन लागत पर प्रतिलाभ सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई थी कि भारत के किसानों का उत्पादन लागत कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। और कृषि वर्ष 2018-19 के बाद से सरकार खरीफ रबी का सभी 22 और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम कितना 50% की वापसी सहित वृद्धि करती रही। पोषण संबंधी आवश्यकताओं और बदलते आहार पैटर्न को देखते हुए दलहन और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार ने दालों और तिलहन के लिए अपेक्षाकृत अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। कृषि संबंधी ऋण तक पहुंच में वृद्धि, किसानों को बिना किसी परेशानी के सस्ते दर पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। सस्ते दर पर भारतीय जो किसान हैं इनको ऋण की उपलब्धता कराना भारत सरकार जो है इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी। 1998 में जो है 1998 में क्या हुआ था, ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत क्या हुआ, किसान किसी भी समय ऋण पर कृषि उत्पादों और सेवाओं को खरीद सके। 30 दिसंबर 2022 तक बैंकों ने जो है 1.673 करोड़ रुपए की जो केसीसी सीमा वाले 3.89 करोड़ पात्र किसानों को क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड केसीसी जारी कर दिए थे।
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में मत्स्य पालन और पशुपालन किसानों को केसीसी सुविधा प्रदान करने के साथ साथ मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र में भी ऐसे कार्डों की संख्या में वृद्धि हुई। 17 अक्टूबर 2022 तक मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 1.0 लाख केसीसी और पशुपालन क्षेत्र के लिए जो है 9.5 लाख 4 नवंबर 2022 तक जो ये क्या हुए स्वीकृत कर लिए गए केसीसी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान बैंकों को न्यूनतम ब्याज का भुगतान करें, भारत सरकार ने किसानों को रियायती ब्याज दरों पर अल्पकालिक ऋण देने के लिए ब्याज अनुदान योजना शुरू की। ब्याज अनुदान योजना, जिसे अब संशोधित ब्याज अनुदान योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत क्या हुआ, इस योजना के तहत कृषि और पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री, मछली पालन आदि अन्य संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों को 3 लाख रुपए तक का अल्पकालिक कृषि ऋण 7% प्रति वर्ष की दर पर उपलब्ध कराया गया। ऋणों के शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त 3% अनुदान जो कि त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन भी है किसानों को दिया गया। इसलिए यदि कोई किसान अपना ऋण समय पर चुकाता है तो उसे 4% प्रति वर्ष की दर पर क्या हुआ ऋण मिलता है। यदि कोई किसान जो है क्या समय पर अपना ऋण चुका देता है तो उसे 4% जो है प्रति वर्ष की दर पर ऋण मिलेगा। प्रारंभ की गई पहलों और मौजूदा नीतियों को सशक्त करने के उपायों से पिछले कई वर्षों से कृषि ऋण प्रवाह में क्या हुई लगातार वृद्धि हुई। पिछले कई वर्षों से प्रतिवर्ष के लक्ष्य से अधिक रहा। 2021-22 में भी यह जो है कितना 16.5 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य से लगभग 13% अधिक था। वर्ष 2022-23 में कृषि के लिए ऋण प्रवाह का लक्ष्य 18.5 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था। तो ये कृषि क्षेत्र के संस्थागत ऋण में निरंतर वृद्धि जो कि लाख करोड़ रुपए में यहाँ पर ग्राफ की सहायता से दी गई है। यहाँ पर ये 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और यहाँ पर इसी प्रकार जो है ये 2021 और 22 तक का दिया गया है। ये लाख करोड़ में ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार इनकी वृद्धि हुई। 8.5 से लेकर 9.2 हो गई, फिर ये 10.7%, ये इसी प्रकार यहाँ पर बढ़कर जो है कितनी ये 18.6% हो गई 2021-22 में। फर्म मशीनीकरण उत्पादकता में सुधार की कुंजी। फर्म मशीनीकरण जो है क्या उत्पादकता सुधार की कुंजी है। फर्म मशीनीकरण अन्य इनपुट्स और प्राकृतिक संसाधनों के समय पर और कुशल उपयोग के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही यह खेती की लागत और विभिन्न कृषि कार्यों से जुड़े कठिन परिश्रम को कम करता है। कृषि मशीनीकरण के उपमिशन के तहत राज्य सरकारों को कृषि मशीनरी के प्रशिक्षण और प्रदर्शन में सहायता दी जा रही है और किसानों को कस्टम हेयरिंग सेंटर स्थापित करने के अलावा विभिन्न कृषि मशीनरी और उपकरण को खरीदने में मदद की जा रही है। कृषि जोत के बढ़ते विखंडन वर्ष 2005-06 में क्या हुआ 1.23 हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2010 और 11 में 1.10 हेक्टेयर और वर्ष 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर तक घरेलू स्वामित्व की औसत आकार के उत्पादन रहे। ऐसी मशीनों की जो है आवश्यकता है, ऐसी मशीनों की आवश्यकता है जो छोटे कृषि जोत के लिए व्यवहार्य और कुशल हो। भारत में जो ऐसे, क्योंकि भारत में जोतों का आकार छोटा है तो भारत में ऐसी मशीनों की अधिक आवश्यकता है कि जो छोटी जोतों या छोटे खेतों में कार्य करने के लिए कुशल हों। अब देखते हैं रसायन मुक्त भारत, जैविक और प्राकृतिक कृषि। अभी हाल ही में जो है जैविक खेती करने वाला जैविक राज्य बना था सिक्किम। पहला जैविक राज्य बना था सिक्किम। तो जैविक और प्राकृतिक खेती से रासायनिक खाद और कीटनाशक मुक्त खाद्यान्न और अन्य फसलें प्राप्त होती हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती हैं तथा पर्यावरण प्रदूषण को कम करती हैं। भारत में 44.3 लाख जैविक किसान हैं जो दुनिया में सबसे अधिक हैं और लगभग जो है 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2021-22 तक के लिए जैविक खेती के तहत लाया जाएगा। किसानों ने स्वेच्छा से जैविक खेती को अपनाया और जैविक खेती के तहत कितना
8.168 हेक्टेयर की कुल खेती योग्य भूमि को लेने की प्रक्रिया 2010 में जमीनी स्तर पर शुरू की गई। यह पूरी तरह से जैविक बनने वाला विश्व का पहला राज्य बन गया। सिक्किम जो है ये पूरी तरह से भारत का ही नहीं, जैविक खेती करने वाला विश्व का पहला राज्य बन गया। और त्रिपुरा और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों ने समान लक्ष्य जो है निर्धारित किए। देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट। वर्ष 2015 से सरकार क्लस्टर किसान उत्पादक संगठनों FPO के गठन के माध्यम से 2 समर्पित योजनाओं अर्थात परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन को लागू करके जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना क्लस्टर मोड में न्यूनतम 20 हेक्टेयर आकार के साथ कार्यान्वित की जा रही है। किसानों को 3 वर्षों के लिए जो है कितना 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें 31,000 रुपये सीधे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और DBT के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। शेष जैविक किसानों को आदानों के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं। 16 नवंबर 2022 तक परंपरागत कृषि विकास योजना के अधीन कुल 6.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो है 32.384 क्लस्टर और 16.1 लाख किसानों को जो है कितना शामिल किया गया। इसके अलावा नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 1.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के तहत शामिल किया गया। इसमें जो नमामि गंगे कार्यक्रम है तो इसके तहत भी 1.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के तहत शामिल किया गया। अब पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशिष्ट फसलों की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य विकास मिशन के अधीन 177 किसान उत्पादक संगठन FPC बनाए गए, जिसमें 1.5 लाख किसान और 1.7 लाख हेक्टेयर भूमि जो है शामिल की गई। वर्ष 2019-20 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जब शून्य बजट प्राकृतिक खेती सहित पारिस्थितिक खेती के लिए सभी रूपों को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को अपनाने में किसानों की सहायता करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना की एक उपयोजना भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति शुरू की गई। नेक्स्ट है यह योजना चैंपियन किसानों के माध्यम से क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग और प्राकृतिक खेती के ऑन फील्ड प्रदर्शन पर केंद्रित है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अधीन 8 राज्य जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में कितनी 4.09 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या हुआ इसमें प्राकृतिक खेती के तहत लाया गया। कृषि में अन्य महत्वपूर्ण पहले जो ये PM किसान योजना भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रतिवर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ DBT के माध्यम से किसान परिवारों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी DBT योजनाओं में से एक है। देखते हैं नेक्स्ट। कृषि अवसंरचना निधि एक वित्त पोषण सुविधा है जो वर्ष 2021 से वर्ष 2032-33 तक की फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण के लिए 3% ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी समर्थन सहित लाभों के साथ चल रही है। इसके तहत वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है तथा वर्ष 2032-33 तक ब्याज भुगतान, अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में खरीफ सीजन में फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को व्यापक बीमा कवरेज देने के लिए शुरू की गई थी, जिससे उनकी आय को स्थिर करने में मदद मिल सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी। PMFBY वर्तमान में किसान नामांकन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। हर वर्ष औसतन 5.5 करोड़ आवेदन और प्राप्त प्रीमियम के मामले में यह तीसरी सबसे बड़ी योजना है। किसान
यह योजना जो है क्या किसान पर न्यूनतम वित्तीय बोझ का वादा करती है, जिसमें किसान रबी और खरीफ सीजन के लिए कुल प्रीमियम का 1.5% और 2% का भुगतान करते हैं, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें प्रीमियम लागत का अधिकांश हिस्सा वहन करती हैं। इसकी कार्यान्वयन के दौरान क्या हुआ, पिछले 6 वर्षों के दौरान किसानों ने 25,186 करोड़ रुपए के प्रीमियम का भुगतान किया और 1.2 लाख करोड़ की राशि के दावे प्राप्त किए। 31 अक्टूबर 2022 तक किसानों के मध्य इस योजना की स्वीकार्यता का पता इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2016 में योजना की शुरुआत के बाद से गैर कर्जदार सीमांत और छोटे किसानों की हिस्सेदारी में 282% की जो है वृद्धि हुई। अब मोटा अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। मोटा अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हमारा पारंपरिक स्टेपल और एक स्वस्थ विकल्प। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 के दौरान अपने जो है 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज या कंदन वर्ष घोषित किया था। 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। मोटा अनाज उच्च पोषण मूल्य वाला स्मार्ट भोजन है जो जलवायु के अनुकूल है और संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। आजीविका सृजित करने की, किसानों की आय बढ़ाने और पूरी दुनिया में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी विशाल क्षमता के कारण इनका अत्यधिक महत्व है। भारत बाजरा का 50.9 मिलियन टन चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार से अधिक मोटा अनाज का उत्पादन करता है, जो कि एशिया के 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। वैश्विक औसत उपज जो है 1229 किलोग्राम हेक्टेयर है, जबकि भारत में उच्च औसत उपज 1239 किलोग्राम हेक्टेयर है। भारत में मोटा अनाज मुख्य रूप से खरीफ की फसल है जो ज़्यादातर वर्षा पर आधारित रहता है और जिसमें अन्य मुख्य स्टेपल की तुलना में कम पानी और कृषि आदानों की आवश्यकता होती है। असंबद्ध क्षेत्र जैसे पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन हाल के वर्षों में जो तेजी पकड़ रहे हैं, इनकी बात कर लेते हैं। भारतीय कृषि के संबंधित क्षेत्र पशुपालन, वानिकी, लॉगिंग तथा मछली पकड़ने और जलीय कृषि धीरे धीरे तेजी से विकास के क्षेत्र में हो रही है और ये बेहतर कृषि की आय के क्या है संभावित स्रोत है। पशुधन वर्ष 2014-15 से वर्ष 2020-21 स्थिर कीमतों पर के दौरान क्या हुआ, 7.9% की CAGR से बढ़ा और वर्ष 2014-15 में कुल कृषि जीवीए स्थिर कीमतों में इसका योगदान कितना रहा, 24.3% से बढ़कर 2020-21 में कितना है, 30.1% हो गया। बहुत जो है अच्छा, यहाँ पर अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली यहाँ पर। इसी तरह वर्ष 2016-17 से मत्स्य पालन क्षेत्र का वार्षिक औसत वृद्धि दर लगभग कितनी 7% रही और कृषि जीवीए में इसकी हिस्सेदारी 6.7% रही। कृषि जीवीए में फसल क्षेत्र की तुलना में संबद्ध क्षेत्रों की उच्च वृद्धि में पहली मद का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। डेयरी क्षेत्र पशु क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। डेयरी क्षेत्र जो है तो ये पशुधन क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है जो सीधे तौर पर 8 करोड़ से अधिक किसानों को रोजगार देता है और सबसे प्रमुख कृषि उत्पाद है। विश्व में दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, विश्व में अंडे के उत्पादन में तीसरे स्थान पर और मांस उत्पादन में जो है भारतीय 8वें स्थान पर है। देखते हैं सहकार से समृद्धि, सहयोग से समृद्धि तक, ये एक योजना थी कि सहकार से समृद्धि, सहयोग से समृद्धि। इसमें सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए सहकारी क्षेत्र के विकास को नए सिरे की गति दी गई। वर्तमान में यह कार्य लगभग 19% कृषि वित्त सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है। सहकारी क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने के लिए जुलाई 2021 में एक पूर्ण सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। अब देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, सूर्योदय क्षेत्र। उद्योग और कृषि के बीच मजबूत संबंधों और अंतःक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का भारत के विकास में अत्यधिक महत्व है और वित्तीय वर्ष 2021 को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र 8.3% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से क्या है बढ़ रहा है ये। और उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण
उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में लगे कुल व्यक्तियों में से जो है कितने 12.2% खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान जो ये प्रसंस्कृत खाद्य है, ये प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात सहित कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य भारत के कुल निर्यात का लगभग 10.9% है। खाद्य सुरक्षा राष्ट्र के लोगों के लिए सामाजिक और कानूनी प्रतिबद्धता है। जो खाद्य समस्या है तो ये क्या है, सामाजिक और कानूनी प्रतिबद्धता है राष्ट्र के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा न केवल भोजन पैदा करने की क्षमता का सवाल है बल्कि भोजन तक पहुंचने की क्षमता का भी सवाल है। सरकार वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत भारत की लगभग 80 करोड़ आबादी को शामिल करते हुए विश्व में सबसे व्यापक कानून आधारित खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चला रही है। दिसंबर 2022 तक एनएफएसए ने 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को मोटे अनाज गेहूं चावल के लिए 1-3 रुपये जो है अनाज 1 रुपये किलो, गेहूं 2 और चावल 3 रुपये प्रति किलो की दर से क्या है अत्यधिक सब्सिडी वाला खाद्यान्न दिया। अंत्योदय योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को क्रमशः कितना 35 या 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से और प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति माह की दर से उपलब्ध कराया। ऐतिहासिक फैसले द्वारा सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने का फैसला किया। गरीबों के वित्तीय बोझ को दूर करने के लिए सरकार इस अवधि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्य सब्सिडी पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। इसके तहत सरकार अगले 1 साल के लिए प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम और अंत्योदय अन्य योजना के लाभार्थियों को गरीब से गरीब हैं उन्हें 35 किलोग्राम प्रति परिवार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चंस की। किसान दिवस कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन है यहाँ पर किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। किसान दिवस प्रत्येक वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 23 दिसंबर को इनका जन्म दिवस होता है और इसी दिन मनाया जाता है किसान दिवस। भारत के लिए कृषि उत्पादक व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया था? कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य बिल 2020 में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया था? देखते हैं। कृषि उपज व्यापार एवं व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 जो दिसंबर 2020 में पारित तथा दिसंबर 2021 को निरस्त कर दिया गया था। निम्नलिखित प्रावधान इसमें किए गए थे। देख लेते हैं कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी अन्य माध्यम से भी उत्पादों का सरलता पूर्वक व्यापार कर सकें, इसका प्रावधान किया गया। और यह विधेयक राज्यों की अधिसूचित मंडियों के अतिरिक्त राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थाएं प्रदान करेगा। किसान मतलब जो है अपनी उपज को कहीं भी बेच सकेंगे। किसानों को अपने उत्पाद के लिए कोई उपकर नहीं देना होगा, उन्हें माल ढुलाई का खर्च भी वहन नहीं करना होगा। विधेयक किसानों को ई ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा जिससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सके। मीडिया के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी और किसान खरीदार से सीधे जुड़ सकेंगे जिससे क्या बिचौलियों को मिलने वाले लाभ के बजाय किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत मिल सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए कह रहा है केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि आय को 2 गुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया।
ये बात तो सही लग रही है। यहाँ पर बजट में घोषित 16 सूत्रीय कार्यक्रम कृषि सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित हैं। यहाँ पर जो है ये यूपीपीसीएस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है कि यहाँ पर केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि को आय की जो है कृषि में आय दोगुनी करने के उद्देश्य से के साथ से ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था और इसका कारण यह था कि बजट में घोषित 16 सूत्रीय कार्यक्रम कृषि सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत बजट में के महत्वपूर्ण 3 घटक थे, जिसमें पहला घटक था आकांक्षी भारत के तहत कृषि सिंचाई और ग्रामीण विकास पहला मत था। इस मत के तहत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बजट अनुमान 2020-21 में कृषि सिंचाई तथा संबद्ध कार्यों तथा ग्रामीण विकास पर लगभग 2.83 लाख करोड़ रुपए का व्यय किए जाने का अनुमान था। इसमें क्या था, कृषि सिंचाई तथा ग्रामीण विकास हेतु सरकार द्वारा 16 सूत्रीय कार्यक्रम की भी घोषणा की गई थी, जिसके तहत कृषि सिंचाई एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु 1.60 लाख करोड़ रुपए तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज हेतु 1.23 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। नेक्स्ट है जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर। जेनेटिक उद्योग वे उद्योग कहलाते हैं जो विक्रय के उद्देश्य से निश्चित प्रजाति के पौधे तथा जंतुओं के प्रजनन तथा वृद्धि में संलग्न हो। ऐसे उद्योग का मुख्य उद्देश्य विक्रय से लाभ कमाना होता है, जैसे पौधों की नर्सरी, पशुपालन, मुर्गी पालन आदि। ये कहलाते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट है भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो ये खाद्यान्नों का निर्यात। भारत में खाद्य प्रबंधन का यही उद्देश्य नहीं है, बाकी खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद और खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। देखते हैं नेक्स्ट है हाल के बीते हुए दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक, कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही हैं? चावल के मूल्य को जो है यहाँ पर क्या प्रभावित कर रही हैं? चावल के मूल्य को जो है 30 सभी प्रभावित कर रही हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना और उपभोक्ता सहायिकाएं, ये जो है सभी इसको प्रभावित कर रही हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कीमतें जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमतों को नीचे जाने से रोकती है। किसान अपना उत्पादन समर्थन मूल्य पर सरकार को बेचता है। कीमतें तभी बढ़ेंगी जब उत्पादन कम होगा, परंतु यदि उत्पादन बढ़ेगा तो कीमतें उस स्तर पर नहीं बढ़ पाएंगी। यदि व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की मांग बढ़ती है तो इसका प्रभाव चावल की कीमतों पर पड़ेगा। सरकार द्वारा भंडारण करना भी चावल की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। उपभोक्ता सहायिकाएं कीमतों को घटा देती हैं। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? कृषि में सार्वजनिक निवेश किसे माना जा सकता है? कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, सामाजिक पूंजी विकास को और सरकार द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना, इन्हें माना जा सकता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। हरित क्रांति के बाद की अवधि में क्या हुआ? कृषि में सार्वजनिक और निजी पूंजी निर्माण ने फार्म सेक्टर की प्रगति के लिए उल्लेखनीय योगदान दिए। प्रारंभ में कृषि विकास मुख्यतः निम्न कार्यों में सार्वजनिक निवेश कर संचालित होता था, जैसे कृषि आधारभूत संरचना, जैसे विद्युत, सड़कें, सिंचाई, अनुसंधान तथा विकास, विस्तार सेवाएं, बाजार और भंडारण सुविधाएं आदि का विकास। बाद में ऐसे निवेशों द्वारा क्या हुआ? आधारभूत संरचना में सुधारों के कारण भूमि विकास, भौम जल सिंचाई, फार्म मशीनीकरण आदि में किसान स्वयं भी निजी निवेश करने के लिए प्रेरित हुए। निजी कंपनियों ने भी कृषि अनुसंधान तथा विकास, विस्तार, विपणन, संविदा, कृषि और कृषि संबंधी अन्य सेवाओं में प्रवेश किया। इन निवेशों ने कृषि में सार्वजनिक निवेश को काफी अनुपूरित किया।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो ये देखते हैं कब शुरू की गई थी। ये क्या थी? ये देश को छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्षता आय संबंधी सहायता दिए जाने के लिए जो है ये शुरू की गई थी। और इसको शुरू कब किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था, यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू की गई थी तथा पात्र किसान परिवारों का लाभ इसी तिथि के पश्चात अवधि का देय होगा। पात्र किसान परिवारों की पहचान के लिए कट ऑफ डेट 1 फरवरी 2019 निश्चित की गई थी, अर्थात इस तिथि पर स्थित भू अधिकारों को ही आधार मानकर सहायता की पात्रता निश्चित की गई। और 1 फरवरी 2019 पश्चात किसी काश्तकार की मृत्यु के उपरांत उनके वारिस भी इस योजना के लाभ पाने के पात्र होंगे, बशर्ते उनका परिवार लघु सीमांत श्रेणी का हो। पात्र लघु सीमांत परिवारों की प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे 4 माह की 3 किस्तों में उपलब्ध कराई जाती थी। 14 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से इस योजना को प्रारंभ करते हुए इसकी पहली किस्त का भी लाभार्थियों के सीधे खाते में जो है क्या स्थानांतरित कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपकी सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की PDF वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।